जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का दूसरा क्लास चलेगा, जिसमें आज हम लोग 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स प्लस हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न शामिल है। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है 90% होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 90%। चलिए आगे देखिए, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताइए। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है, तो बी ऑप्शन प्लीहा। याद रखिएगा, प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी के भूपटल के सर्वाधिक है, यानी कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है। ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, लोहा है या फिर सिलिकॉन है। तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन। याद रखिएगा, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन धातु पूछे, धातु में सबसे अधिक क्या है, तो एल्युमिनियम। दोनों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है 2 सेकंड। याद कर लीजिए, सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का होता है। चलिए आगे देखिए, तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों, तसंगमो झील ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछे तो गोवा है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो याद रखिएगा, मीर कासिम ने। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है, मीर कासिम ने। चलिए आगे देखिए, 1853 से 56 के बीच क्रीमिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। 1853 से 56 के बीच में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था वो किनके बीच में हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। ये हुआ था रूस और तुर्की के बीच में। अब देखिए, तुर्की का नया नाम क्या हो गया है, पूछ सकता है। तो तुर्की यहाँ पे लिख देते हैं, तुर्की का नया नाम क्या हो गया है, तो तुर्की हो गया है। चलिए आगे देखिए, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। और साथियों, इस क्लास के बाद अभी रात 8:30 बजे भी क्लास चालू है आज, तो उस क्लास को भी देखना है। तो अफ्रीका में आसवान डैम है, और इसके द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, नेस्सार झील। चलिए आगे देखिए, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था।
चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? शाहजहां ने। याद रखिएगा, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। चलिए आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अब यहाँ पर आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, तो इसमें कितने न्यायाधीश सिर्फ पूछा गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 33 न्यायाधीश होते हैं। 33 प्लस 1 होता है, एक जो होता है वो क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार से कुल पूछे तो कुल 34 होते हैं मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 33। चलिए आगे देखिए, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो साथियों यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1666 में, और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भौतिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? यानी कि आपको बताना है भौतिक भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पॉलीडोनियम। याद रखिएगा, पॉलीडोनियम कौन है? तो भौतिक भूगोल के जनक है। और सिर्फ भूगोल के जनक पूछे कौन है? तो इरेटोस्थनीज। दोनों को ध्यान रखें। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? चलिए, और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो साथियों लेटर्स ऑन इंग्लिश ये किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये वॉल्टेयर की रचना है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, इसको मार्क करके चलिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ये गांधीनगर में स्थित है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिस्र की स्थानीय पवन है? यहाँ पर पवन होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। पवन यानी कि हवा। आपको बताना है मिस्र की स्थानीय हवा का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा खमसीन। यह मिस्र की स्थानीय पवन का नाम है खमसीन। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। अब देखिए यहाँ से आपको और भी 2 प्रश्न बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर पूछे कौन है? तो ओम बिरला। याद रखिएगा श्री ओम बिरला वर्तमान में कौन है? लोकसभा के स्पीकर है। और प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर पूछे कौन थी? तो मीरा कुमार। सभी को ध्यान रखें। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होती है 2014 से। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? तो साथियों याद रखिएगा राष्ट्रपति को देता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति को देता है। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान का
कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों, इससे पहले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए लगभग 7 से 8 मैराथन क्लास को कवर किया गया है और सभी मैराथन क्लास के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बिहार पुलिस मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो सभी वीडियो को एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिए। तो भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बताता है राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ है। और किस आर्टिकल में ये बताया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 64 में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर आपको आंसर करना है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 60 क्वेश्चन है और जिसमें से आज आपको कम से कम 45 से 50 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं, तभी आपकी तैयारी बेहतरीन है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। माउंट एटना क्या है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। माउंट एटना क्या है? तो साथियों, माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना, जो कि इटली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है? तो देखिए, बदरायन तो होगा नहीं क्योंकि ये उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। गौतम मुनि न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जैमिनी, ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। योग दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाता है, जो कि पतंजलि है। सेब्र की संधि कब होती है? चलिए इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। सेब्र की संधि या सेवर्स की संधि एक ही बात है। तो ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1920 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है 1920 में। आगे देखिए, किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? चलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए। तो याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? चलिए लैंड लॉक बताना है, रिवर कौन है भूमि बंधित नदी? तो इसका सही जवाब क्या है? लूनी नदी। याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रेगुर किस नाम से जाना जाता है? चलिए ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है क्योंकि इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया है और अभी तक ये प्रश्न आपको याद भी हो गया होगा कि रेगुर जो है ये किसका नाम है? काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मृदा। और इसमें सबसे अधिक किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती। और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। और भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब होती है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब होती है?
तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 1956 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। बिहार में लोकसभा की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अब देखिए यहाँ पर आपको हड़बड़ी में आंसर 40 नहीं बताना है, यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या नहीं पूछा गया है, लोकसभा की आरक्षित सीटों की संख्या बताना है। तो याद रखिएगा इसमें एससी के लिए 6 सीटें आरक्षित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 40, और राज्यसभा सीटों की संख्या पूछे बिहार में 16 है, विधान परिषद पूछे 75 है और विधानसभा पूछे 243 है। सभी को ध्यान रखें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है 2010 में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों याद रखने हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए 33 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में चंद्रयान 3 से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। उस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे क्लास चलती है। तो कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिएगा ये है परिवार नियोजन, ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य किसका होता है? तो यहाँ पे देखिए वोल्टीय सेल है और वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य क्या है? तो इसका सही जवाब है गंधक का अम्ल, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर सल्फ्यूरिक मिले तो वो आपको आंसर करना है, या फिर गंधक का अम्ल ये भी मिल सकता है। सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, लेकिन यहाँ पे सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो याद कर लीजिए ये है कोशिका। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कोशिका। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? देखिए ध्वनि जो है कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है, ठोस के बाद द्रव में, और द्रव के बाद सबसे लास्ट में गैस में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में सबसे ठोस कौन होगा? तो इस्पात। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में गमन करेगा, लेकिन सबसे कम पूछा गया है तो सबसे कम करेगा गैस में। तो गैस कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 36 का डी ऑप्शन, याद रखिएगा वायु। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो साथियों आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो है अनंत होती है, और आदर्श एमीटर की प्रतिरोधकता पूछे तो 0 होती है। मुख से निकली लार पाचन करती है। चलिए आंसर कीजिए 38 के लिए। मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? तो याद रखिएगा स्टार्च, यानी कि मंड का। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? यह प्रश्न ऑलरेडी CSBC द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। तो किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दालचीनी, फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है? तो प्यारे साथियों सबसे अधिक कठोर धातु इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो प्लेटिनम है।
सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो बहुत ही सिंपल है, ये मिला था जी.एस. कुरुप यानी जी शंकर कुरुप को। इनको मिला था 1965 में अपने मलयालम भाषा के लिए। नींबू में डाइबैक रोग खाली स्थान की कमी से होता है। एक होता है धान में खैरा रोग, किसकी कमी से? तो जस्ता की कमी से। तो नींबू में जो डाइबैक रोग होता है ये किसकी कमी से? तो कॉपर की कमी से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक लिखते हैं KEDA कीड़ा, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील है और बचे विटामिन B और C ये 2 जल में घुलनशील है। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है विटामिन B, तो विटामिन B और C क्या है? जल में घुलनशील है। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? चलिए बायोलॉजी के प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्यारे साथियों, मनुष्य का हृदय जो है किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो इसको अभी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही जवाब है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम झिल्ली द्वारा घिरी रहती है मनुष्य का हृदय। देवदास उपन्यास किसने लिखा था? तो देवदास उपन्यास को लिखा था किसने? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी? तो इसका सही जवाब क्या है? हरिवंश राय बच्चन ने। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो प्यारे साथियों, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो याद रखिएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? चलिए 48 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। किसने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है कांगो गणराज्य ने। दामिनी का पर्यायवाची क्या है? तो साथियों दामिनी का पर्यायवाची चपला, चंचला ये होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है चपला। आगे देखिए खुला आकाश नीति क्या है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, खुला आकाश नीति क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो खुला आकाश नीति यानी ओपन स्काई पॉलिसी ये नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन की योजना है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो प्यारे साथियों, भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में ब्याज शामिल होता है। यहाँ पे पूछा गया है क्या शामिल नहीं होता है, और ब्याज शामिल होता है, ऋणों की वसूली शामिल नहीं होती है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है ऋणों की वसूली, याद रखिएगा। रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? तो रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य है ये सभी निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना ये सभी है। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? तो कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू को अधिकृत किया गया था। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, याद रखेंगे। और उस समय पूछे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल।
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कितने नंबर के न्यायाधीश बने हैं? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो प्यारे साथियों, पूर्व का मैनचेस्टर कहा गया है ओसाका को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे कानपुर को बोला जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और शंघाई जो है ये क्या है? तो चीन का मैनचेस्टर है। सभी को ध्यान रखें। और टोक्यो जापान की राजधानी। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार, ये सभी है। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पवनार आश्रम, तो साथियों इसका संबंध है विनोबा भावे से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सदाकत आश्रम पूछा जाता है, इससे कौन संबंधित है? तो सदाकत आश्रम से राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, याद रखिएगा। शांति निकेतन से कौन संबंधित? रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्याग्रह आश्रम से महात्मा गांधी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? चलिए 59 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर बताना है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी प्रस्तावना को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस पार्ट को आत्मा बताया था? तो अनुच्छेद 32, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बताया था। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था प्रैक्टिस सेट में। तो इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर करते जाएं। और इसके बाद अभी आपको 8:30 बजे की क्लास भी ज़रूर अटेंड करने हैं।